नमस्कार, मैं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं इस वक्त लाइव खबर समय के स्टूडियो से। लगातार दो बार हमारी तकनीकी खराबी के कारण दो बार जो लाइव हुए थे उन्हें बंद करना पड़ा, मगर हम दोबारा आपसे तीसरी बार जुड़े हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त लाइव में बने हुए हैं संजय शर्मा, जो सिलीगुड़ी से हैं, युवा नेता हैं तृणमूल के, और इन्हें कल शाम को एक हिंदी प्रकोष्ठ का गठन हुआ था। नवगठित हिंदी प्रकोष्ठ में जलपाईगुड़ी रेंज के कोऑर्डिनेटर के रूप में इन्हें कार्यभार दिया गया है और इस बात की विधिवत घोषणा की थी राज्यसभा के पूर्व सांसद विवेक गुप्ता ने। और इनको जो कार्यभार दिया गया है उनसे संबंधित बातों को हम इनसे जानेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि जलपाईगुड़ी रेंज के अंतर्गत आने वाले जो जिले हैं वह है दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कुचबिहार और कालिम्पोंग। क्या कार्य होगा इस हिंदी भाषी प्रकोष्ठ का और कैसे ये कार्य करेगा और क्यों इसे इस वक्त बनाया गया, इन सब बातों पर हमें भी स्पष्टीकरण चाहिए था। तो हमने संजय जी से फोन पर बात की और इनका वक्त इनसे एक वक्त मांगा हमने। तो उसके लिए मैं आभारी हूं। धन्यवाद संजय जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए लाइव में। संजय जी, आपके संबंधित मैं थोड़ी सी बातें दर्शकों को बता दूं कि आखिर संजय शर्मा है कौन। तो मैं आपको बता दूं कि संजय शर्मा ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी विद्यार्थी जीवन से। यह जुड़े थे छात्र परिषद से 1998 से। उसके बाद 1999 में इन्होंने पार्षद का चुनाव वार्ड नंबर 8 से लड़ा था। उस वक्त इनके प्रतिद्वंदी थे वामफ्रंट के कद्दावर नेता, और लगातार इनके जो कार्य हैं इसको देखते हुए इन्हें समाज में एक अलग पहचान भी मिली। ये समाजसेवी के रूप में भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आज अगर हम कहें सिलीगुड़ी शहर के लोगों में इनकी एक अलग पहचान है, चाहे वह वक्ता के रूप में हो, प्रखर वक्ता के रूप में हो, चाहे वह एक राजनीतिज्ञ के रूप में हो, चाहे एक समाजसेवी के रूप में हो। इनके बहुत सारे कार्य हैं, जो एक लंबी लिस्ट है हमारे पास। इनके आने से पूर्व हमने इनके बारे में एक कलेक्शन जो जुगाड़ किया कहा जा सकता है, तो वह हमारे पास एक लंबी लिस्ट है जिसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। सर्वप्रथम अब हम ये बता दें कि हिंदी प्रकोष्ठ का जो कल जो विधिवत घोषणा हुई थी, उसका अगर हम इसको यह माने कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, जल्द ही विधानसभा चुनाव है, तो इस विधानसभा चुनाव हो या फिर चुनावों को लेकर अगर आपने देखा होगा कि हर बार हर राजनीतिक पार्टी, चाहे वह सत्तारूढ़ पार्टी हो, चाहे वह विपक्षी पार्टी हो, चाहे वह किसी भी स्तर की पार्टी हो, वह मतदाताओं को लुभाने के लिए या मतदाताओं तक पहुंचने के लिए, अपने करीब लाने के लिए उनकी स्तर पर जाती है। चाहे वो भाषाई स्तर हो, चाहे वह दलीय स्तर हो, चाहे कोई भी अपना स्तर लेकर वह उन तक पहुंचते हैं। और अगर हम माने कि किसी भी व्यक्ति को अगर उस तक आपको पहुंचना है या उसके हृदय तक आपको पहुंचना है, तो उसकी भाषा के द्वारा ही आप बना सकते हैं। और इसी चीज को मानकर, लोगों का मानना है कि इसी चीज को मानकर हिंदी भाषी प्रकोष्ठ का गठन, जो पूर्ण गठन कहा जा रहा है, वह हुआ है। तो नमस्कार संजय जी, मेरे इंट्रो में थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको बधाई हो टीम खबर समय की ओर से भी। धन्यवाद कि आपको इस प्रकोष्ठ का, जलपाईगुड़ी रेंज का कोऑर्डिनेटर चुना गया। संजय जी, कैसा लग रहा है आपको कि इस प्रकोष्ठ में, एक हिंदी भाषी प्रकोष्ठ में और हिंदी भाषियों के लिए आपको एक कार्य मिला है जिसको आपको करना है, चाहे वो इलेक्शन के मद्देनजर हो या फिर एक राजनीतिक दल में हिंदी भाषियों का वर्चस्व की बात अगर की जाए, कैसे बढ़ रहा है उसको देखते हुए भी, तो आपको कैसा लग रहा है कि आपको ये चुना गया है? इसमें ये स्वाभाविक तौर पर अच्छा ही लग रहा है और चुनौतीपूर्ण काम सब समय अच्छा लगता ही है। और ऐसे हम लोग पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। पार्टी की ओर से जब कोई भी प्रकार का दायित्व हमें दिया जाता है, हम मन प्राण से उसे पूरी तरह शिद्दत से निभाने का प्रयास करते हैं और पार्टी के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम सभी लोग जो राजनीति में हैं या हम जिस पार्टी में हैं, हम लोग पार्टी के एक अनुशासित सिपाही के तौर पर जो दायित्व मिलता है उसे विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हुए काम करते हैं। चलिए, आपकी
जो आपने कहा कि आप समर्पित कार्यकर्ता हैं, तो कितने ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हैं हिंदी भाषियों को अगर ले हम अपने उत्तर बंगाल से, कितने लोग हैं ऐसे? बहुत एक लंबी संख्या है और बहुत सारे लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं इस प्रकोष्ठ के माध्यम से। ये प्रकोष्ठ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है पार्टी का, पहले भी था, अभी भी है। बीच में इसका रिवाइवल किया गया था, पार्टी ने वापस श्री विवेक गुप्ता जी को इसका बंगाल का अध्यक्ष बनाया गया। इसे राष्ट्रीय स्तर पर दिनेश त्रिवेदी जी देखते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और अभी इसकी डिविजनल स्तर पर इसके कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट हुए हैं और मुझे जलपाईगुड़ी डिवीजन का चार्ज इसमें दिया गया है। और बहुत सारे लोग हैं जिनको हम अब पार्टी के इस प्लेटफॉर्म से जोड़ेंगे और हमारे हिंदी भाषी समुदाय जो बड़ी संख्या में है, इनकी समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे और उन्हें पार्टी तक पहुंचाएंगे। और पार्टी ने जो हमारे लिए किया है उसको भी, सरकार ने भी जो किया है हिंदी भाषी समुदाय के लिए, वो भी लोगों तक पहुंचाए। यह हिंदी भाषी प्रकोष्ठ अस्थायी है या स्थायी है? क्योंकि यह चुनाव से पूर्व आया और आपके अनुसार इससे पूर्व भी ये बना था, मगर यह कार्य नहीं कर रहा था, फिर से दोबारा इसे बनाया गया, तो स्थायी है या अस्थायी है? स्थायी है और पहले भी काम कर रहा था, पहले भी काम कर रहा था, लेकिन कंटिन्यूअस। देखिए पार्टी में क्या होता है, कमेटियां जो होती है, दायित्व तो दिया जाता है, लेकिन उसको समय समय पर उसमें दायित्वों को चेंज भी किया जाता है, लोगों को चेंज भी किया जा सकता है। जो पहले से उन्हें दूसरा दायित्व दिया जाता है, ये तो एक प्रोसेस है। मुझसे पहले कोई और था और मेरे बाद कोई और होगा, तो हम उसी प्रोसेस के तहत काम करते हैं। और ये प्रकोष्ठ पार्टी का एक स्थायी सेल है, स्थायी विभाग है, जो पार्टी अब और अच्छे तरीके से इस दिशा में काम करेगी। तो इससे क्या लगता है आपको कि इस हिंदी प्रकोष्ठ के होने के बाद अब उत्तर बंगाल में या पूरे पश्चिम बंगाल में अगर कहें, तो क्या जो हिंदी भाषी जो कार्यकर्ता है या जो नेतृत्व में है, उन्हें भी आगे आने का मौका मिलेगा? उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, सभी को जिम्मेदारियां में, काम जैसे बढ़ता है वैसे और लोगों को लिया जाता है, तो हम सभी लोगों को एकोमोडेट करेंगे, सभी लोगों को इस प्रकोष्ठ के जो लोग इच्छुक हैं, जिनको हमें जोड़ना है, सभी को जोड़ेंगे और बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ेंगे, तब ये प्रकोष्ठ और आगे बढ़ेगा। तो अगर इलेक्शन की बात अगर करें, आने वाले चुनाव जो जिनकी घोषणा तो अभी खैर वो इसमें अंधेरे में है, कभी भी हो सकती है, तो इसमें क्या हिंदी भाषियों को कुछ ऐसी टिकटें मिलने के आसार हैं जो इलेक्शन में? देखिए, टिकटों की जो बात होती है वो पार्टी का राज्य या केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, पार्टी के आला अधिकारी नहीं। ये जब हिंदी भाषियों के लिए जब कार्य हो रहा है, हिंदी भाषियों को तक पहुंचने का जो कार्य हो रहा है, तो ये क्या सिर्फ एक मतदान के लिए हो रहा है, या मतदान के लिए जो नेतृत्व करेंगे, जो एमपी, जो सांसद के लिए जो खड़े होंगे, या जो भी समझ लीजिएगा विधानसभा के लिए जो लड़ेंगे, उसमें भी क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोगों की चिन्हित करके किया जाएगा उनको, कि खाली ये कमेटी बना दी गई है? नहीं, बिल्कुल, पार्टी अपने सभी विकल्पों के साथ, बेहतरीन प्रत्याशियों के साथ मैदान में उतरेगी। कोई भी पार्टी जब राजनीति में है तो हमेशा बेहतरीन प्रत्याशियों के साथ उतरना चाहती है, और इस बार भी इसी दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगे। और आप देखिएगा जब चुनाव आएंगे तो बड़ी संख्या में हर समुदाय के लोग रहेंगे, और पार्टी सभी के साथ है, और सभी वर्गों के व्यापक हित को देखते हुए पार्टी को अपनी कार्यरेखा या नीति निर्धारण करना पड़ता है, और पार्टी हमारी उस दिशा में बहुत शिद्दत से काम कर रही है। कुछ लोगों का तो मानना है कि अचानक चुनाव आते ही पार्टियों को लगता है हिंदी भाषियों की याद आती है या फिर अन्य भाषियों की याद आती है। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा जिस तरह से अब अपना माने शक्ति प्रदर्शन कर रही है बंगाल में, कहीं यह उसका तो प्रतिफल नहीं है, या उसका तो प्रतिबिंब नहीं नजर आ रहा है आपके पार्टी में कि आप? हम लोग इस चीज को उस तरीके से देखते नहीं है, हम लोग तो इसे अपना आधार मानते हैं, और ये काम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैंने पहले ही बताया था आपको, पहले कमेटी थी, कोई और लोग थे, अभी है कोई और लोग हैं, और हमारे बाद भी कोई और होगा। हमारे हिसाब से ये एक तय रूपरेखा के अंतर्गत हम लोग चलते हैं, और सभी समुदायों के लोगों के
व्यापक हित को देखते हुए करते हैं, और ये सिर्फ चुनाव के लिए है, यह बात कतई ये हमेशा सही नहीं। हाँ, ये हमेशा है। इससे साधारण मतदाताओं को, अगर मैं साधारण आम लोगों की बात करूं तो यह एक पार्टी का प्रकोष्ठ है, हाँ। माना जा रहा है, ये है ही एक पार्टी का प्रकोष्ठ है। तो इससे साधारण जनता को अगर मैं बात करूं तो उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है इससे, अगर मैं इसकी बात करूं तो? इससे देखिए क्या होता है कि ये एक प्रकोष्ठ है, पार्टियों के बहुत सारे प्रकोष्ठ रहते हैं। पार्टियों के जो भी प्रकोष्ठ रहते हैं, पार्टी अपने प्रकोष्ठ से जुड़े लोगों से मिलती है, उन्हें पार्टी के बारे में बताती है, सरकार के कार्यों में बताती है, और उन्हें और क्या चाहिए उनसे पूछती है, ताकि व्यापक तरीके से लोगों के हित में काम किए जा सके। हम लोगों से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि और हमें क्या करना है, अभी तक क्या हुआ है, ये भी बताना जरूरी है। और ये काफी हद तक तो ये काम चल ही रहा है, और सभी के लिए, मतलब एक तरह से जनसंपर्क का कार्य ऐसे कह सकते हैं। हाँ, एकदम एकदम जनसंपर्क है, इसके द्वारा जानेंगे तभी लोगों का काम होगा। आपका जो क्षेत्र है, जो आपको मिला है जलपाईगुड़ी रेंज, जिसमें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कुचबिहार और कालिम्पोंग आ रहा है, हाँ, इस क्षेत्र में लगभग आपके अनुसार कितने हिंदी भाषी होंगे? बड़ी संख्या में है। लगभग एक आकलन अगर करें, मतलब इसका आकलन मैं आपको बताता हूँ, पूरे बंगाल की यदि हम बात करें तो 1.25 करोड़ के लगभग एक मोटे तौर पर हम लोग मानते हैं 1.25 से 1.5 करोड़ हिंदी भाषी होने चाहिए। उसी प्रोपोर्शनेट में यदि हम अपने उत्तर बंगाल में बात करें तो यहाँ भी लाखों की संख्या में हिंदी भाषी समुदाय हैं, और हर स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक सभी दृष्टिकोण पर अपनी अच्छी प्रेजेंस रखते हैं। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम सभी के बीच, सभी को जोड़ने का, और पार्टी, सरकार और समुदाय के बीच एक माध्यम बनने का प्रयास, सेतु बनने की कोशिश करेंगे, और दोनों को और नजदीक लाने की और एक दूसरे के व्यापक हित के अनुसार काम करने की हम लोग प्रेरणा देते रहेंगे। तो संजय जी ने जैसे बताया कि यह एक सेतु का काम करेगा हिंदी भाषियों और सरकार के बीच में। तो संजय जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अचानक ये समझ में आ रहा हो कि इससे पहले ये सेतु नहीं था? नहीं, सेतु था। तो क्यों अचानक आवश्यकता पड़ी? मैं फिर उसी प्रश्न पे आ रहा हूं। नहीं, आप बार तो आपका काम है उसी प्रश्न पर आना। लेकिन सेतु था, लेकिन क्या होता है कि माध्यम को और सशक्त बनाना पड़ता है, और ज्यादा डीपली जाना पड़ता है। माने तो सरकार हिंदी भाषियों तक नहीं पहुंच पा रही थी, या हिंदी भाषी सरकार तक नहीं पहुंच पा रहे थे? दोनों पहुंच पा रहे थे, ऐसी बात नहीं, दोनों पहुंच पा रहे थे। इसे और व्यापक नजरिए से देखना था, और संपर्कों को मजबूत करना था। ये तो एक कंटिन्यूस, मैंने पहले ही बताया, कंटिन्यूस प्रोसेस है। और हम जितनी ज्यादा जुड़ेंगे, जितनी ज्यादा गहराई से और नया नयापन लाते रहेंगे, उतना ही लोगों का फायदा। संजय जी, आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपको यह पद मिला है। मैं आपको बता दूं कि यह पद इन्हें यूं ही नहीं मिला है। संजय शर्मा जो है वह काफी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, चाहे वह सोशल संस्थाएं हों, चाहे वह अलग अलग जितनी भी संस्थाएं, सिलीगुड़ी में शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भी संस्था बाकी होगी जिनसे संजय जी रूबरू नहीं हुए होंगे, या लोग इन्हें नहीं पहचानते होंगे। संजय शर्मा एक अपने आप में एक समझ लीजिए कि पूरी एक गाथा है इनकी। अगर हम बात करें तो इनकी जो लिस्ट है उसमें मैंने देखा कि आप वाइस प्रेसिडेंट है मारवाड़ी समाज सम्मेलन के सिलीगुड़ी चैप्टर, कन्वेनर है बंगीय हिंदी भाषी सम्मेलन के, कन्वेनर है बंगीय संस्कृति मंच के, सिलीगुड़ी सिटीजन फोरम के, चीफ इलेक्शन ऑफिसर है डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के, आप नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं मारवाड़ी युवा मंच के। बहुत सारे ऐसे आपके हैं, और आप कुछ धार्मिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। तो आपका पहला कार्य आपने क्या सोचा है कि आप जो कन्वेनर बने हैं तो इसका लाभ आप हिंदी भाषियों को कैसे देंगे? इन सब संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, तो इसके थ्रू आप कैसे इस लाभ को दे पाएंगे? देखिए, मैं आपको मेरे बारे में बताऊं, मैं मुख्यतः समाज का एक धार्मिक कार्यकर्ता हूं। मुख्यतः मैं बचपन से, हमारी एक संस्था है श्री बजरंग भजन मंडल, हम लोग उसमें जुड़े हुए हैं। इस संस्था के तले हमने बहुत से बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रम किए हैं, चाहे स्वामी रामसुदास जी महाराज की सेवा करने हो। मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ, मुझे उनकी सेवा करने का, उनकी सेवा में खुद को नियोजित करने का कुछ समय के लिए एक सौभाग्य मिला। चाहे दीदी माँ साध्वी रितंबरा हो, चाहे श्रीकांत शर्मा जी हो, चाहे विजय कौशल जी महाराज हो, चाहे शंभू शरण जी लाटा हो, चाहे बहुत सारे संत, इसमें अनगिनत संतों, ऋषियों, मुनियों के साथ संपर्क में रहने का मुझे मौका मिला। तो वही धार्मिक कार्यकर्ता रहते रहते समाज के साथ हम जुड़ते गए,
समाज के साथ। जैसे कॉलेज में मैं आया, राजनीति में जुड़ता गया, राजनीति में छात्र राजनीति के माध्यम से मैंने और व्यापक तौर पर देखना शुरू किया। तो सिलीगुड़ी में और आसपास की फिर युवा मंच से जुड़ा। युवा मंच का मुझे युवा साथियों ने पूरे बंगाल और सिक्किम प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। फिर मैं राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री बना। और अभी मैं आपको बता दूं, हम लोग मारवाड़ी युवा मंच के, ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच के बैनर में हम लोग राजस्थानी जो भाषा है उसकी भी संवैधानिक मान्यता के लिए पूरी तरह संघर्ष कर रहे हैं। उसके लिए एक ऑनलाइन मिशन हम लोगों ने, ऑनलाइन कैंपेनिंग हम लोगों ने चालू की हुई है, जिसका मैं राष्ट्रीय नेशनल चेयरमैन हूँ जिस कमेटी का। तो ये व्यापक तौर पर काम हो ही रहा है। और उत्तर बंगाल के बारे में भी मेरा अपना काम किया हुआ है, लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे लगता है कि इन सारे अब तक के जो रिलेशन है, जो प्राप्ति है, लोगों से जो प्यार मिला है और जितना मैंने लोगों के बारे में जाना है, लोगों को जोड़ेंगे, लोगों को वापस जो सक्रिय नहीं हैं उन्हें काफ़ी लोगों को सक्रिय करेंगे और एक व्यापक रूपरेखा तय करेंगे, जिससे हिंदी भाषियों के लिए और ज़्यादा हम क्या कर सकें, राज्य सरकार से क्या करवा सकें, इस दिशा में हमारे जो प्रादेशिक नेतृत्व है या जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, इनके जो मार्गदर्शन रहेंगे उसके अनुसार, उनके अनुसार काम करेंगे और व्यापक कुछ प्राप्त कर सकें, कुछ अच्छा कर सकें, एक हिंदी यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल में खुलवा सकें, इसके हम लोग प्रयास करें। हिंदी यूनिवर्सिटी की आपने बात की, तो हिंदी यूनिवर्सिटी के लिए कोई प्रपोजल ऐसे ऑलरेडी लाइनअप में है? एक प्रपोजल लाइनअप में है, तो हम जो राज्य सरकार के पास विचाराधीन भी है और हम उस दिशा में और तेजी से आगे बढ़कर और उसके लिए कुछ कर सकेंगे। तो हमें खुशी होगी कि हम अपने भाषा भाषियों की सेवा के लिए कुछ बड़ा कर सके और कुछ ऐसा कर सके जिससे आने वाले दिन में हम खुद पर गर्व कर सकें। संजय जी ने कहा कि खुद पर गर्व कर सकें और हिंदी भाषियों के लिए अगर आप कुछ कर पाते हैं तो ये हमें भी गर्व की बात है, क्योंकि आपको एक मौका मिला है, एक रास्ता मिला है आपको कि आप उस रास्ते से कम हिंदी भाषियों की या पूरे जो हम कहें हमारे जो फॉलोवर जो भी देख रहे हैं, व्यूअर्स सारे मैक्सिमम हिंदी भाषी ही हैं। और संजय जी, आप सिलीगुड़ी से बिलोंग करते हैं, आपका एक बड़ा लंबा समय जो है सिलीगुड़ी में बीता है। आपकी अगर उपलब्धियों की बात करें तो आपने प्रयास काफ़ी किए हैं हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषियों के लिए, इस क्षेत्र के लिए। और स्पेशली आप जब ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं तो उस समाज में भी आपका एक प्रतिष्ठा है, आप उनसे भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने आपकी इसमें देखा आप विप्र फाउंडेशन वेस्ट बंगाल के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं। संजय, सिलीगुड़ी के जो हिंदी भाषी हैं इनका मूल समस्या क्या है? अगर कोई समस्या है आपको ऐसी नजर आ रही है? देखिए, सिलीगुड़ी का समाज एक बहुत बड़ी संख्या में हमारे समाज के लोग रहते हैं। यूं आप एक पैनी दृष्टि डालेंगे तो आपको कोई समस्या नजर नहीं आएगी, लेकिन आप जब थोड़ा सा भीतर जाएंगे तो आपको कुछ एक समस्याएं नजर आएगी। सबसे बड़ी तो समस्या ये है सिलीगुड़ी में, जो कि हम स्वयं एक जगह नहीं है और हम में भी कई जगह में हम लोग विभाजित है। आपका कहने का मतलब विभाजित है, समूह में बटे हुए हैं। इच्छा करके बटे हुए ऐसा नहीं है, लेकिन अपने अपने में सब मस्त है। कोई अपना काम किस हिसाब से करता है, कोई अपना काम किस हिसाब से करता है। हम सभी को इकट्ठा लाने का प्रयास करेंगे और मैंने पहले भी कहा, सभी को इकट्ठा लाकर जोड़कर कुछ नया करने का इन्हीं लोगों के मध्य प्रयास करेंगे। आपके पास कैसी समस्याएं आती है अक्सर? माने अगर आप एक नेतृत्व के तौर पे आप एक जैसे तृणमूल नेता हैं प्लस समाज सेवी हैं, तो आपको कैसी समस्या है? क्या व्यापारिक समस्याएं आपके सम्मुख आती है या फिर और किसी तरह की? ये वैरायटीज ऑफ समस्या, किसी को कुछ होता है, मुख्य समस्या अगर बात किसी को कुछ होता है, किसी को हेल्थ रीजंस के कारण कोई आता है, कोई पढ़ाई लिखाई के कारण आता है, किसी को व्यवसायिक कुछ समस्या होती है। तो हम अपने स्तर पर अपने जो भी समस्याएं आती है हम खुद उनको करने का प्रयास करते हैं। और इसके अलावा हमारा जिला नेतृत्व है, पर्यटन मंत्री गौतम देव है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। लॉकडाउन का पीरियड जब चल रहा था और चारों तरफ एक तो मतलब ये था, लोग फंसे हुए थे, अटके हुए थे, तो हमने एक प्रयास किया कि हमने और कलकत्ता में हमारे बहुत से साथी हम लोगों ने प्रयास किया कि जो कोटा में जो स्टूडेंट लोग अटके हुए हैं उनको वापस लाया जाए। और मैं उस समय और तत्काल ही हमारे प्रयास को हाथों हाथ ही शिक्षा मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय साहब ने और दीदी ममता बनर्जी ने इस बात को समझा। उन्होंने हाथों हाथ व्यवस्था की और वहाँ से लोग आए
और स्टूडेंट लोगों को लेकर बंगाल सरकार ने अपने खर्चे पर कोटा से सभी विद्यार्थियों को बुलाया जो बंगाल के डिफरेंट रेंज में गए। फिर वहीं से मुझे पता चल, फिर ये बात होते होते मेरे कान में आए कि गुवाहाटी में कुछ राजस्थानी समाज के लोग अटके हुए हैं और वो वापस कोटा से जो बसें आई उन बसों में चले गए, जिसके लिए या तो आसाम सरकार ने या वहाँ के लोगों ने उनसे प्रत्येक यात्री से किसी से 4,000 किसी से 5,000 रुपए लेकर उनको राजस्थान पहुंचाया। तो मेरे दिमाग में ये आया कि चूंकि बसें राज्य सरकार की तरफ से आई हैं और ये जब आई हैं तो इनको जाने का भाड़ा भी जो होता है वो राज्य सरकार ने दिया ही है, तो क्यों ना हम इस चीज़ का फ़ायदा लें और यहाँ जो राजस्थान के लोग फंस गए हैं जो जाना चाहते हैं उनको हम भेजें और बिना किसी चार्ज के भेजें। आप आश्चर्य करोगे कि मैंने एक साधारण नागरिक की तरह व्हाट्सएप में उस समय जो डीएम थे हैं वो भी बहुत अच्छे एक्टिव हमारे जिला शासक थे, मैंने उनको निवेदन किया, उन्होंने मेरी बात को स्वीकार कर लिया। फिर मैंने हमारे पर्यटन मंत्री गौतम दा हैं इनसे संपर्क किया, इन्होंने स्वीकार कर लिया और चीज़ों का मैकेनिज्म शुरू हुआ। और हमने हमारा जो बंगीय हिंदी भाषी सम्मेलन है संगठन, हमने फिर हम जो इसके कार्यकर्ता हैं हम लोगों ने मिलकर सारी तैयारियां की और यहाँ लोगों को संदेश दिए और बड़ी संख्या में लगभग 500 लोगों को हमने बिना किसी पैसे के राज्य सरकार की व्यवस्था में यहाँ से राजस्थान तक पहुँचाया। तो चूंकि हम एक इंस्ट्रूमेंट बनने की जगह में थे और लोगों की समस्याएं थी, तो हमने थोड़ा सा प्रयास किया और राज्य सरकार ने, चाहे जिला प्रशासन हो, माननीय मंत्री हो या कोलकाता में दीदी हो और होम डिपार्टमेंट के लोगों, सभी ने हाथों हाथ इस चीज़ को लिया और बिना किसी एक पैसे के भी सभी यात्रियों को, सभी लोगों को राजस्थान पहुंचाया। उस समय उस लॉकडाउन के पीरियड में जब लोगों के लिए एक एक दिन यहाँ पर रहना भारी था, उनको बिना पैसे में उनके घर तक, और इसमें राजस्थान सरकार ने भी एक योगदान किया। उनको भी मैं सैल्यूट करूँगा कि उन्होंने राजस्थान में उन सब की एक जगह अगवानी की, उनके रहने की और उनके नाश्ते वगैरह की व्यवस्था की, उनकी जांच की व्यवस्था की, फिर उसके बाद अपनी बसों से उनको उनके गांव तक, घर तक छोड़ने की व्यवस्था की। तो हम लोग थे तो इंस्ट्रूमेंट बन के लोगों की हम सेवा नहीं, ये एक बड़ा कार्य किया गया था। हम भी इसके साक्षी हैं, गवाह हैं और हमारे पास भी काफ़ी इस तरह के फ़ोन कॉल्स आते थे। जो प्रवासी जो लोग थे उनका कॉल्स आता था कि उन्हें अपने जगहों पर जाना है, अपने राज्य में जाना है। तो उस वक्त हमने भी आपसे संपर्क किया था और एक सकारात्मक रवैया रहा था इनका, और चाहे हम यूं कहें कि यहाँ के प्रशासन का, हमें तुरंत इसके लिए जो भी कार्य करना पड़ता था, जो भी स्टेप इनको लेना था वो करते थे। और हमने ये दिखाया भी था कि जो सरकार द्वारा जो कोटा के जो विद्यार्थियों को लाना ले जाने की जो व्यवस्था थी, काफ़ी अच्छा कार्य हुआ था। साधुवाद है इसके लिए हमारी ओर से भी। और आप एक युवा नेता हैं और आपने विद्यार्थी जो आपका जीवन था वहाँ से आपने छात्र परिषद से शुरुआत की थी। हिंदी भाषियों में आपको क्या लगता है कि अभी नेतृत्व की वो क्षमता आप देख पा रहे हैं आज के दौर में? आपने 1998 में ये किया था और इस वक्त आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आपको क्या लगता है कितना है इस वक्त के जो युवा हैं हिंदी भाषियों में, वह कितना आगे आ पा रहे हैं या उनको आगे आना चाहिए? नहीं, उनको और आगे आना चाहिए और प्रतिभाएं भरी पड़ी है, लोगों में व्यापक उत्साह भी है और प्रतिभा भी है। इन लोगों को सही मंच और माध्यम की आवश्यकता है, जो आने वाले दिनों में हम उनको देने का भरपूर प्रयास करेंगे और सभी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। जितना चीज़ों को हम मंथेंगे, विचारिक मंथन होगा, जितना सामाजिक मंथन होगा, उतने ही तो अमृत निकलेगा। हम इस सिद्धांत के विश्वासी हैं और इस पर काम करते हैं। तो संजय जी ने कहा कि युवाओं को आगे आना चाहिए और हिंदी भाषियों में भी जो युवा हैं या जो नेतृत्व की क्षमता रखते हैं, जिनके अंदर एक दिली इच्छा है, उन्हें भी आगे आना चाहिए। क्योंकि जब तक अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे, राजनीति भी कहीं ना कहीं अच्छी नहीं हो पाएगी। और वैसे राजनीति अच्छी है क्योंकि राजनीति एक ऐसा घोड़ा है जिसे चलाना आना चाहिए, क्योंकि अगर वह बेलगाम हो गया तो गलत दिशा में चला जाएगा, वरना उसका जो मज़ा है, जो उसकी सवारी का मज़ा है, वो आप ले नहीं पाएंगे। संजय जी, इसके साथ और 2-3 चीज़ें हैं जो, अब समय काफ़ी हो गया, लेकिन मैं एक छोटे से कुछ सवाल हैं जो मैं जानना चाहता हूं कि कैसा है अभी, अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो
तृणमूल का जो अगर हम बात करें कि आगामी चुनाव के लिए तृणमूल की जो जमीन है वह कितनी मजबूत है आपके अनुसार? काफी मजबूत है। और ये तो तृणमूल तो माँ माटी मानुष परिवार की पार्टी है, लोगों के मध्य से निकली हुई, आंदोलनों के माध्यम से निकली हुई, संग्रामों के माध्यम से निकली हुई और वंचितों को प्राप्ति का आनंद देकर बढ़ती हुई। आप सभी लोग, आप भी मुझसे इत्तेफाक रखेंगे कि जब वाम मोर्चा का शासन था हमारे उत्तर बंगाल में, मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री साल में 2 या 3 बार आते थे और कोई उनका कब आएंगे कब जाएंगे कोई लोगों से कांटेक्ट नहीं रहता था। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री इतनी बार आती हैं और इनकी जो प्रशासनिक मीटिंग होती है, मैं आज आपके एक बात कहना चाहूँगा संजय जी, दीदी ने जो प्रशासनिक मीटिंग के माध्यम से जो सेवा कार्यों का जो विस्तार किया है, ये पूरे भारत में और पूरे विश्व में एक एग्जाम्पल है। उनकी प्रशासनिक मीटिंग देखने वाले जानते हैं और मानते हैं कि दीदी एक एक चीज का होमवर्क करके आती हैं और बड़ी कुशलता के साथ और मजबूती के साथ उन सभी बातों पर काम करती हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट लोगों ने आंदोलन कर दिया था, बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था, राष्ट्रीय मीडिया पर इसमें काफी बहस हुई। दीदी ने उनको बुलाया, उन्होंने जिद की कि हमारी जो भी बात होगी ऑनलाइन उसका प्रसारण होना चाहिए। उन्होंने एक चैनल का नाम बताया, वो बातें हुई, ऑनलाइन चैनल पर दीदी ने स्टूडेंट्स के साथ बात की, उनकी बातों को सुना और उन्हें प्राप्ति का आनंद दिया, उनकी समस्याओं का समाधान किया। वो स्टूडेंट इतने खुश हुए दीदी से और दुनिया ने देखा, और कम से कम हम भारत के लोगों ने तो देखा ना कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स के, आंदोलनरत स्टूडेंट्स से लाइव टेलीकास्ट चैनल के माध्यम से उनकी समस्याओं को सुनते हुए जो दीदी ने काम किया, जो समाधान के रास्ते तलाशे, भारत के इतिहास में और कम से कम या बंगाल के इतिहास में ऐसा दूसरा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा, जो दीदी शिद्दत के साथ सभी के लिए काम करते हैं। तो हम बने हुए थे संजय शर्मा जी के साथ, क्योंकि समय का एक अभाव है और समय की एक सीमा होती है और खबर समय हमेशा समय को ही तवज्जो देता है, इसीलिए खबर समय है। तो हम संजय जी आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। अगर आप हमारे दर्शकों को या फॉलोअर्स को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो आप सीधे दर्शकों से रूबरू होकर दे सकते हैं, क्योंकि अब हम आखिरी दौर में हैं, हमें इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर जाना है। आप चाहें तो संदेश दे सकते हैं। आप सभी खबर समय के दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, और आपने इतनी देर तक हमें देखा इसके लिए साधुवाद। मैं समाज का और पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, सेवक हूँ, और यह दायित्व जो भी मिला है राजनीति में पार्टी के प्रति अनुशासित सिपाही के रूप में काम करते हुए मिला है। और मुझे पूरा विश्वास है हम लोग जनगण मन के साथ हमेशा थे, हैं और रहेंगे। और दायित्व, आज ये जो भी नया दायित्व मिला है, आप सभी के सहयोग से, आप सभी से संवाद विनिमय करके इस दायित्व के निर्वहन का भरपूर प्रयास होगा, ताकि आने वाले समय में अपनी नियुक्ति को गौरवान्वित कर सके और अपनी उपलब्धियों पर आप सभी लोगों के साथ पुण्य का प्रसाद पा सकें, इस काम में सफल हो सके। इसके लिए आपकी दुआएं हमेशा मेरे साथ हैं, ऐसा मेरा मानना है। प्रणाम। धन्यवाद। तो संजय जी ने अपनी बात रखी और हमने इनके हिंदी प्रकोष्ठ जलपाईगुड़ी रेंज के कोऑर्डिनेटर बनने पर इनसे जो सवाल किए या इनसे जो जानकारी प्राप्त की, अगर हम यूं कहें कि जानकारी प्राप्त की, तो हम काफ़ी हद तक कोशिश की हमने। हम कितने सफल हुए या तो दर्शकों के ऊपर निर्भर करता है, या आप दर्शकों के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना सटीक इनसे सवाल कर पाए। अगर आपने यह कार्यक्रम नहीं देखा है तो आप जरूर इस कार्यक्रम को पूरा देखिए। अगर आपके पास यह नोटिफिकेशन जा रहा है तो इस कार्यक्रम को देखिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि यह बात हिंदी भाषियों की है। और यहां हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं तृणमूल हिंदी भाषी प्रकोष्ठ के जलपाईगुड़ी रेंज के कोऑर्डिनेटर। तो आप याद रखिएगा कि इनसे कल आपको मुलाकात करनी पड़ सकती है, तब इन्हीं सवालों का जवाब आपके पास रहेगा, आपको जानकारी रहेगी कि यह इनका कार्य क्या है। तो हम और अधिक विलंब न करते हुए इस कार्यक्रम को विराम देंगे, क्योंकि समय काफी हो चुका है। और आप यूं ही देखते रहिए खबर समय, हर समय। धन्यवाद। नमस्कार।